ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन अगेन। चैप्टर 13 पार्ट 4 मतलब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस है उसमें। आई थिंक 8th क्वेश्चन जो है, अभी आपने जैसे कहा 8th क्वेश्चन जो है वो स्किप किया था, उसको देख लेते हैं। उसके बाद 9th 10th 11th आई थिंक होमवर्क में दिया था। इफ इट्स पॉसिबल तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं। 3 चैप्टर्स हमारे बाकी है, एक है रे ऑप्टिक्स, एक है वेव ऑप्टिक्स और एक है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तीनों के तीनों चैप्टर्स थोड़े कंपैरेटिवली लेंदी है पर मजेदार चैप्टर्स है। वैसे मैं हर एक चैप्टर में ऐसा ही कहता हूँ। ओके, तो मुझे पता है कि हर चैप्टर ऐसा नहीं होता है, पर आपको ऐसा मानने का कि हर चैप्टर में कभी ना कभी कुछ ना कुछ थोड़ा ही सही पर मजा आएगा। वो मजा आप ले सकते हो अगर आप उसको सही तरीके से समझने का ट्राई करो। जैसे कि इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर के बेसिक फॉर्मूला में क्या क्या आता है, तो कि एक हाफ लाइफ का फॉर्मूला tau half 0.693 by lambda, 1 by lambda that is the tau mean life का रिलेशन, मीन लाइफ और हाफ लाइफ का रिलेशन, कौन बड़ा कौन छोटा वो हमें पता है। एक्टिविटी का रिलेशन r इज इक्वल्स टू लैम्बडा एन, नंबर ऑफ आइटम्स कैसे मिल सकता है, क्योंकि हमें पता है जैसे कि यूरेनियम 92 यूरेनियम 238 हो तो 238 ग्राम पे 1 एवोगाड्रो होता है। तो गिवन जो भी ग्राम हो उसमें कितने नंबर ऑफ आइटम्स हो सकते हैं। कोई भी नंबर ऑफ आइटम्स हो उसका डीके प्रोसेस होता हो तो हमें एट द एंड उसी में कंसर्न रखना है कि रिमेनिंग एटम्स कितने हैं, रिमेनिंग न्यूक्लियस कितना है। ओके, रिमेनिंग है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। अपने आप पता चल जाएगा कि इतना रिमेनिंग है तो इतना ही डीके हुआ होगा। डीके होना यानी खत्म होता जाना, ऐसा समझना है आपको। हाफ लाइफ के लिए एक सिंपल सा आइडिया लगाना है कि जो भी अमाउंट है, जितना भी वैल्यू है, वो उतने हाफ लाइफ के बाद जो भी है उसका हाफ पोर्शन हो जाता है। अब उसी को लेकर ये क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8। द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ ए लिविंग carbon containing a matter is found to be about 15 decays per minute for every gram of the carbon. This activity arises from the small proportion of radioactive C14 present in the ordinary carbon isotope C12. अब ये जो सिचुएशन है या तो इसकी जो लैंग्वेज है वो ज़रूरी नहीं कि हमें हर एक चीज़ समझ में आए। जैसे कि यहाँ पे कहा दिस एक्टिविटी अराइज फ्रॉम द स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द रेडियो एक्टिव C14। अब रेडियो एक्टिव C14 मतलब कार्बन तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है नहीं, तो ये यहाँ से कैसे होता होगा, तो उसको अभी थोड़ा एक्सेप्ट करते जाइए कि यहाँ एक एक सिचुएशन बनाया कि अगर मान लो कुछ प्रोसेस होते 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 मान लो कार्बन कहीं पे मिल रहा है, कार्बन का कहीं आइसोटोप मिल रहा है और यहाँ पे लिखा है कि कोई एक्टिविटी हो रहा है और कार्बन का जो मटेरियल है वहाँ पे कुछ डीके हो रहा है पर मिनट्स। ओके, तो उसका यहाँ पे रिलेशन कुछ ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है, ऐसा समझना है। When the organism is dead, its interaction with the atmosphere which maintain the above equilibrium activity। हमें पता है कि कोई भी चीज़ काफ़ी टाइम तक पड़ी रहती है, मतलब एज इट इज रहती है, तो धीरे 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 उसका कलर ब्लैक होने लगता है। ब्लैक हम कहते हैं कार्बन है। ओके, लकड़ी को जलाते हैं, कागज़ को जलाते हैं, कोई भी चीज़ को जलाते हैं तो वो ब्लैक हो जाता है। ओके, डिकम्पोज हो जाता है तो हम ऐसा कहते हैं कि वो ब्लैक हो गया। तो यहाँ पे ऐसा बताया when the organism is dead, its interaction with the atmosphere which maintain the above equilibrium activity and its activity begins to drop from the known half-life 5730 years, yani 5730 years of C14. Okay, and the measured activity, the age of the specimen can be approximately estimated. This is the principle of C14 dating using archaeology. मतलब यहाँ पे ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस ऐसे, वो वैसे ये भी क्वेश्चन कोई ना कोई रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं, जो फॉरेन ऑथर के रेफरेंस बुक होते हैं वहाँ से उठाते हैं। पर क्वेश्चन उठाते वक्त वहाँ पे ये जो लोग क्वेश्चन बनाते हैं वैसा नहीं सोचते हैं कि इसके लिए स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी बातों का पता होना चाहिए और इन सब बातों का पता हो स्टूडेंट को, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। पर इस पूरे क्वेश्चन को एक सिंपल तरीके से मैं समझाने का ट्राई करूँ तो ऐसा समझ लीजिए कि कोई पेड़ वगैरह है और ज़मीन के अंदर है, सालों के सालों हो गए, सालों बहुत साल हो गए, और उसमें से जैसे वो कोल निकलता है ना, कोल दैट्स अ ब्लैक
पार्ट, तो वो कार्बन हो चुका है। मान लो बहुत सालों तक जमीन के अंदर था, तो उसका डिकम्पोज होता गया और धीरे धीरे उसके अंदर हमें कार्बन देखने को मिला। वो कहीं पे ऐसा वो खुदाई उदाई हुआ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की वजह से, वहां से उसे पता चला कि ऐसा ऐसा है, तो उसको लेकर ये क्वेश्चन को आप ट्रीट करिए। पर इसको समझना क्या है, जैसे सपोज अ स्पेसिमेन फ्रॉम मोहनजोदड़ो गिव्स एन एक्टिविटी ऑफ 9 डिकेज पर मिनट पर ग्राम ऑफ कार्बन। ओके, मोहनजोदड़ो दैट्स अ प्लेस। ओके, जैसे गुजरात में है। गुजरात में ऐसा कौन सा प्लेस है, पता है किसी को? गुजरात में ऐसा एक आर्कियोलॉजी साइट है, पता है किसी को? लोथल। लोथल। ओके, अहमदाबाद से भी काफ़ी नज़दीक है। ओके, तो लोथल हड़प्पा। ओके, वैसे लोथल जो है वो काफ़ी फेमस है, अहमदाबाद से भावनगर के बीच में ही कहीं पे आता है। ओके, तो ये एक एग्जांपल वहाँ से लिया गया है, ऐसा एक पूरा सिचुएशन, एक पूरा क्वेश्चन ऐसा क्रिएट किया गया। एस्टिमेट द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो समझने का ट्राई करिए ये क्वेश्चन लेने के पीछे रीज़न क्या है। ये क्वेश्चन लेने के पीछे रीज़न ये है कि हाउ वी कनेक्ट हिस्ट्री विद द फिजिक्स, हिस्ट्री विद द साइंस। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन कितने सालों पहले था? आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने कुछ वर्कआउट किया, तो उससे उसको कैसे पता चला कि कितना पुराना है? तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने सिर्फ उसको ढूंढा, पर उसको पता करना हो कि कितना पुराना है, तो उसमें फिजिक्स काम में आता है। प्लस कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डेड ऑर्गेनिज्म है, तो उसको लेकर वहाँ पे कुछ बायोलॉजी भी काम में आता है। तो दिस इज कंसिडर एज ए होल पार्ट। हिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है, एंड ऑफ कोर्स ये जो कुछ भी मिलता है उसके ऊपर चेक किया जाता है कि इसके ऊपर कौन कौन से केमिकल का रिएक्शन होता है। तो केमिस्ट्री भी है। ओके, आपका माइंडसेट ऐसा है कि केमिस्ट्री अलग, फिजिक्स अलग, हिस्ट्री अलग, आर्कियोलॉजी अलग, पर ये क्वेश्चन के पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि स्टूडेंट को क्वेश्चन में भले कुछ समझ में ना आए, बट एटलीस्ट उसका माइंड ऐसा एक दिमाग में पॉपअप हो कि हाँ यार, अगर हम इन फ्यूचर अगर आर्कियोलॉजी भी पढ़ते हैं तो फिजिक्स हमें कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई जगह पे थोड़ा बहुत काम में आ सकता है। सो गिवन डेटा क्या क्या था? सबसे पहला था नॉर्मल एक्टिविटी, मतलब नॉर्मल अगर कार्बन है तो लिखा है इन अ नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ ए लिविंग कार्बन, उसका है 15 डिकेज पर मिनट। ओके, प्रेजेंट एक्टिविटी यहाँ पे लिखा है यूज एन एक्टिविटी ऑफ 9 डिकेज पर मिनट पर ग्राम ऑफ ए कार्बन इन ए जनरल स्पेसिमेन, 9 डिकेज पर मिनट। टाव हाफ लाइफ दिया हुआ है 5730 ईयर्स, ये हो गया यहाँ पे। अब इसके हिसाब से जैसे मैंने कहा था कि हमें जो बेसिक बेसिक फॉर्मूला आते हैं उसका नॉलेज हो तो हमारा थोड़ा सा काम आसान है। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसके लिए आप ऐसा लीजिए, आर इज इक्वल्स टू लैम्डा एन। ये फॉर्मूला आपको पता हो तो आपका काम आसान है। उसी तरह से आर इक्वल्स टू लैम्डा एन नॉट। ओके, तो यहाँ पे आर नॉट कह दो, तो लैम्डा दैट इज कॉल्ड एज ए डीके कांस्टेंट वो सेम रहेगा। एक्टिविटीज आर प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स, ये एक स्टेटमेंट लिखा, बट इफ यू रिमेंबर इट, ये उसका फॉर्मूला है आर इक्वल टू लैम्डा एन। सो आर जीरो लैम्डा एन नॉट, रेशियो ले लिया, एन का मतलब होता है एन जीरो ई रेस टू लैम्डा टी, तो इसके लिए हमारे पास दूसरा ये फॉर्मूला था ई रेस टू माइनस लैम्डा टी वाला, एन जीरो कैंसिल, ई रेस टू माइनस लैम्डा टी मिला। अब यहाँ पे वैल्यूज दी गई, नॉर्मल, प्रेजेंट मतलब आर एंड आर नॉट, ई रेस टू लैम्डा टी। अब इसको कन्वर्ट करते करते ये पोर्शन से हमें यहाँ तक पहुँचना आना चाहिए। यहाँ पे जो जो लिखा है उसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए आपको क्या क्या पॉइंट्स पता होने चाहिए। नंबर एक, 9/15 ई रेस टू माइनस लैम्डा टी है, यहाँ से ये कैसे आया, चलो कोई बताएगा? इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आया? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल। कोई कहता है कि नहीं ऐसे नहीं समझ में, तो कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, 9/15 ई रेस टू लैम्डा टी, ऐसा तो मैं कर सकता हूँ ना, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर दिया। नाउ टेक ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन,
या तो आप ऐसा कह सकते हो अब रेसिप्रोकल ले लो, इसका रेसिप्रोकल हो गया 15/9। हमने समझा हुआ है कि ये कैसे काम करेगा, तो क्या हमने ऐसा समझा हुआ है कि जैसे ही हम यहाँ पे एक सिंपल सा आइडिया लगाने का ट्राई करते हैं कि यहाँ से एक्सपोनेंशियल हटाना हो, ई हटाना हो, तो हमने ऐसा समझा हुआ है कि लैम्डा टी लॉग बेस ई, ओके 15/9 ऐसा आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोनों से लॉग ये ले लिया ऐसा कह दो, या सिर्फ ई रेस टू लैम्डा टी लिख दो तो भी चलेगा, ताकि लॉग ई बेस ई उसका मतलब 1 हो जाता है। तो आप चाहो तो ये स्टेप स्किप कर सकते हो, लैम्डा टी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई 15/9 ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, दोज वर नॉट क्लियर विद दैट, तो लिखते जाइएगा कि भाई ये क्वेश्चन में इसके बाद ऐसा स्टेप आया। अगर आप साइड में अपनी बुक में भी लिख देंगे ना कि ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें ऐसा ऐसा पॉइंट बताया है, तो आप बाद में भी आप उसको जब भी आप समझने का ट्राई करो तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। नॉर्मल, ये लॉग नेचुरल को नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए हमने समझा 2.303, अब लॉग ऑफ 10 15/9, दैट्स 3 5 3 3 5/3 हो गया। 5/3 का लॉग देख सकते हैं, 5/3 की वैल्यू को आप कन्वर्ट कर दो, ओके, और उसके बाद उसका लॉग ले लो, ये मल्टीप्लिकेशन आपको लैम्डा टी देगा, और वहाँ से हमें ये टी का एक वैल्यू मिला। फ्रॉम दैट वी हैव द वैल्यू ऑफ टाउ हाफ 0.693/λ। अब हमारे पास टाउ हाफ है तो लैम्डा मिल जाएगा, उस लैम्डा को यहाँ पे लगा दो तो आपको स्मॉल टी मिल जाएगा। यू कैन सी दैट लैम्डा यहाँ पे डाल दो, दैट्स 0.693/टाउ हाफ, टाउ हाफ गया ऊपर, सो यू कैन सी इट क्लियरली कि यहाँ पे टाउ हाफ मल्टीप्लाई हो गया, 0.693 डिवाइड हो गया, वैल्यूज रख दिया, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ये जो प्रोसेस है कि जो उसका नॉर्मल एक्टिविटी पहले 15 था उसमें से 9 डिकेज पर मिनट होते 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 ऑलमोस्ट 4224 ईयर्स जितना टाइम होगा। मतलब इंडस जो सिविलाइजेशन है वो शायद 4000 ईयर्स बैक होगा, ऐसा हम यहाँ पे एक आइडिया है वो लगा सकते हैं। ओके, वैसे इन सभी बातों में जिसको मज़ा आता है उसी को मज़ा आता है, बाकी लोगों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उन सभी चीज़ों को समझना। ओके, वैसे एक मूवी था जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, या उसमें तो ऐसा नहीं था, पर एक और मूवी था, इंग्लिश मूवी था, आई थिंक वो कौन सा था, ये आर्कियोलॉजी वाला था, और बहुत ही अच्छा मूवी था। अगर आप इंग्लिश में देखते होंगे तो आपको पता होगा। वैसे द मम्मी है, या तो आर्कोलॉजी को लेकर एक बहुत ही अच्छा मूवी था, जस्ट सर द नेशनल ट्रेजर, हाँ मिस्टीरियस आइलैंड, नेशनल ट्रेजर एक था, नहीं मिस्टीरियस आइलैंड नहीं, नेशनल ट्रेजर उसके जैसा। उसमें जो हीरो है ना वही हीरो था, वो कैप पहनता है और निकोलस केज। निकोलस केज। नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा है, नेशनल ट्रेजर या उसी के जैसा एक मूवी था, मुझे एकदम मतलब है पर जुबान पे नहीं आ रहा है वो मूवी, जिसमें आर्कियोलॉजी वगैरह ही था। तो वहाँ पे ऐसा दिखाते हैं कि कई सालों पहले ये जब सिविलाइजेशन था या ऐसा कुछ था, तब यहाँ पे ऐसे ऐसे सिचुएशंस रही होगी, लोग ऐसा खाते होंगे, मतलब यहाँ पे बनाते होंगे, ओके। तो ऐसा कुछ 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 जो है वो उन्हीं मूवीज़ में से वो ये सब जो स्टडी करते हैं वहीं से ऐसे मूवीज़ वगैरह बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फिज़िक्स जो है, फिज़िक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तो इट इज़ नॉट अ डिफरेंट पार्ट, ओके, इट्स अ वन पार्ट ऑफ अ साइंस, ओके। और उन सभी चीज़ों का काम क्या होता है, तो इन सभी चीज़ों का काम होता है कि हम बेहतर तरीके से सभी चीज़ों को समझ सकें। एक और साइंस की ब्रांच है, मुझे मेरे फादर इन लॉ ने बताया था, मैं उसका नाम भूल गया, बट इट इज़ जस्ट अबाउट कि जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं कि वही उस डायरेक्शन में जाए। क्या कभी आपने सुना है यहाँ पे वो है ना फ्लेमिंगो आते हैं, कहाँ पे आते हैं पता है फ्लेमिंगो?
कौन सी प्लेस पे आता है? नॉर्थ कहाँ पे? सरोवर। ओके, वो कहाँ से आते हैं वो पता है? कौन सी प्लेस से वो आते हैं वो पता है आपको? ओके, साइबेरिया। ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सर्च करिएगा, गूगल करिएगा, पता चल जाएगा, अभी करने की ज़रूरत नहीं है। पर उन सभी चीज़ों को समझते हैं तो इट इज़ जस्ट अबाउट कि बर्ड्स का बिहेवियर, ओके, वो एक दूसरे के साथ बात कैसे करते हैं, वो इतना डिस्टेंस कैसे ट्रैवल करके आते हैं, ओके, उन सभी का भी एक साइंस होता है। हम सिर्फ और सिर्फ टीवी पर बैठे हुए ये डिस्कवरी और हिस्ट्री सिर्फ इंजॉय करते हैं, पर वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उसका लाइफ भी बहुत ही एक्सलेंट होता है, बट दैट नीड अ गुड पैशन। वो क्या आप में वो पैशन हो तो पढ़ने में मज़ा आता है। पर ज़्यादातर किस्सों में हम यही सोचते रहते हैं कि હું આ ભણું તો આમાંથી કેટલો સેલરી મળે ને આમાંથી શું મને મળે, ऐसा नहीं होता है। ओके, काफ़ी सारे ऐसे मूवीज़ इंग्लिश में आपने काफ़ी सारे जो देखे हैं उसमें जस्ट एक ऐसा मूवी था, इट्स वेरी ओल्ड मूवी, शायद आपके पेरेंट्स को पता हो सकता है, मैकेनस गोल्ड करके था। ओके, तो वहाँ पे बस ऐसा एक पैशन होता है कि बस मुझे ऐसा कुछ करना है। तो ऐसा एक फील्ड है जहाँ पे बर्ड्स के बारे में पढ़ाया जाता है। ओके, और इंडिया में आई थिंक एक या दो ही ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे कोर्स होता है, उसका एक नाम है जिसमें बर्ड्स, सिर्फ बर्ड्स वॉचिंग, आपका पढ़ाई क्या आता है कि बर्ड वॉचिंग कहाँ पे कैसे होते हैं, उसका बिहेवियर कैसा होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसके क्या क्या अलग अलग टाइप के डिजीज़ हो सकते हैं, वो कहाँ कहाँ पे हमें हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके, उसके क्या क्या मैसेजेस हो सकते हैं जिसको हम, अगर हम समझे तो हम उसको कैसे डिकोड कर सकते हैं। ओके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बट अगेन वो उसी के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है जिसको उसमें इंटरेस्ट हो। सेम लाइक दैट, जो भी गेम आप खेलते हो वो आपके लिए इंटरेस्टिंग है ताकि आप खेलते हो, पर कुछ गेम्स ऐसी है जिसमें आपको मज़ा नहीं आता, तो कितना भी इंटरेस्टिंग हो तो आपके लिए वो इंटरेस्टिंग नहीं होता है। तो जो आप पढ़ते हो उसको आप कहाँ पे कैसे कनेक्ट कर सकते हो वो ढूंढ लो, तो जो आप बोर हो जाते हो वो बोर होने वाला पोर्शन थोड़ा सा शायद कम हो जाएगा। ओके फाइन, ये जो 10th है और 11th तक आई थिंक हमने होमवर्क में दिया था, राइट? अभी 12th से कंटिन्यू करता है। यहाँ पे एक मैंने आइडिया दिया था या तो एक पॉइंट मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी का ये एक फॉर्मूला है, पीछे भी एक क्वेश्चन में मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला A-4/A × Q। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट हाँ इस फॉर्मूला का डेरिवेशन है, आई रिपीट, सिलेबस में नहीं है, बुक में नहीं है, तो वो करवाने वाला नहीं हूँ, पर हाँ उसका डेरिवेशन ज़रूर है। सो दोज वर इंटरेस्टेड तो वो थोड़ा सर्च करेंगे तो उसको मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है, जहाँ पे आपको दो ही चीज़ों का यूज़ करना है, एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दो से ये आपको फॉर्मूला मिल सकता है, बट हियर इट्स नॉट रिक्वायर्ड। आपको सिर्फ याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला A-4/A × Q जितना है। ऐसा एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अब देखिए, फाइंड द Q वैल्यू दैट इज अ चार्ज, सॉरी Q मीन्स यहाँ पे क्या होता है, हीट वैल्यू, and the kinetic energy of the emitted alpha particle in the alpha decay 88 Ra 226। जैसे अल्फा डिके होता है 88 का कितना हो जाएगा, 86 86, 226 का 226 का 22 222, यानी यहाँ पे बन जाएगा 86 Rn 222, एक अल्फा न्यूक्लियस ओके, अल्फा यानी आप कह सकते हैं हीलियम का न्यूक्लियस प्लस कुछ एनर्जी रिलीज होगी। जब ये होता है तब हमने समझा है कि ये इसको कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई और इसको कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। तो पेरेंट न्यूक्लियाई का जो मास है उसमें से डॉटर न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल का मास सब्ट्रैक्ट करेंगे, इंटू C² एज ए फॉर्मेलिटी लिखेंगे, और जैसे ही आप ये सभी वैल्यूज लगाते हो उसके बाद आपको 931 से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं Ra का मास दिया था, Rn का मास दिया हुआ था और पोलोनियम का भी मास दिया हुआ है,
और हीलियम का मास वैसे यहाँ पे देना चाहिए, वैसे ये वैल्यू याद रखनी नहीं होती है, वो हर एक न्यूमेरिकल के अंदर दी जाएगी। दैट्स अ 4.00260। तो इस वैल्यू को वहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 931 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मान लो इतना एनर्जी मिला, दैट्स द क्यू वैल्यू। अब a माइनस 4/a, तो a आपके पास था 226 माइनस 4/226 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, तो ये होता है उसका काइनेटिक एनर्जी। आई रिपीट, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। उसके बाद दूसरे यहाँ पे बताया है 86 Rn 220 है, अगेन एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा, दिस इज डिक्रीज बाय 2 एंड दिस इज डिक्रीज बाय 4, 2He4, अगेन 2He4 मिला, पोलोनियम बना, सेम टू सेम फंडा रिपीट है। आपको आरएन का मास, पोलोनियम का मास, हीलियम का मास पता है, c² लिखने के लिए लिखा है, बाकी तो आपको 931.5 मल्टीप्लाई करना है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पीछे यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। इतना करने के बाद अगेन यू गॉट द क्यू वैल्यू k अल्फा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, a माइनस 4/a इंटू क्यू कर दो, आपको उसका वैल्यू मिल जाए। क्वेश्चन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से सच में सिंपल होता है, पर वो सिंपल क्वेश्चन समझने के बाद आपको मिनिमम 2 से 3 बार लिखना चाहिए। उसकी प्रोसीजर क्या है, तो कि भाई एक एलिमेंट दिया था, क्यू वैल्यू निकालनी है, अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है, तो पेरेंट न्यूक्लियाई में से एक डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, उसके साथ एक अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा और एक क्यू मिलेगा। क्यू कैसे मिलता है, तो कि पेरेंट न्यूक्लियाई का जो न्यूक्लियस का मास है उसमें से डॉटर न्यूक्लियाई का मास सब्ट्रैक्ट करो, उसमें से हीलियम पार्टिकल का मास सब्ट्रैक्ट करो, इनटू 931.5 या तो 930 जो भी है, ओके, उतना एनर्जी मल्टीप्लाई कर दो, तो वो हो जाता है उसका क्यू वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला है a माइनस 4/a इंटू क्यू। a इज कंसिडर एज ए एटॉमिक मास, एटॉमिक मास माइनस 4 डिवाइड बाय एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय क्यू, तो वो हो जाता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो दिस इज कॉल्ड द प्रोसीजर, इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। अब बताएं नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन, द रेडियो न्यूक्लियाइड C11 decays according to 6C11 that becomes 5B11, उसमें से E प्लस निकला, E प्लस यानी क्या होता है, E प्लस स्टैंड फॉर पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन। ये किस टाइप का डीके बना, बीटा प्लस या बीटा माइनस, बीटा प्लस। बीटा प्लस, तो ये V या न्यू क्या इंडिकेट करता है, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो इंडिकेट करता है, राइट। तो ये बनता है 6C11 में से 5B11 बना एक पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का मतलब ये इसमें कौन सा प्रोसेस हुआ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। ताकि यहाँ पे 6 से ये क्या बन गया, 5 बन गया, यानी एक प्रोटॉन कम हो गया, सो प्रोटॉन कन्वर्ट टू न्यूट्रॉन। प्रोसीजर को याद रखो, बाकी का काम याद रखना आपके लिए आसान हो सकता है। The maximum energy of emitted positron is 0.960 given the mass of 6C11, 5B11, mass of electron. Calculate the Q value, compare it with the maximum energy of the positron emitted. 6C11 में से 5B11 बनता है, positron, neutrino और Q वैल्यू मिलती है। तो बेसिक आइडिया क्या, अगेन पेरेंट न्यूक्लियर उसमें से ही बनेगा डॉटर और पॉजिट्रॉन, तो मास ऑफ कार्बन माइनस मास ऑफ बोरोन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू C² लिखने के लिए लिखा। अब यहाँ पे ये जो एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन है, ओके, उसकी बजाय सीधा सीधा आप यहाँ पे उसका डायरेक्ट मास ले सकते हैं, पर ये समझना इसमें एक छोटा सा पॉइंट था जो काम का था, वो ये, to express the Q value in the terms of atomic mass we have to subtract 6me, that stand for यहाँ पे 6 मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते, यानी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे from the atomic mass of a carbon and 5 mass of electron from the atomic mass of boron to get the corresponding nuclear mass, so we get, यानी क्या, तो यहाँ पे -6 mass of electron प्लस यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे प्लस किया, ऐसा क्यों किया, और माइनस me किया,
एनी आइडिया, एनी गेसेस? थोड़ा सा हल्का सा सोचेंगे तो पता चल जाएगा। अगर वो आपने समझ लिया तो पूरा क्वेश्चन समझना आसान हो गया। आई रिपीट, to express the Q value in terms of atomic mass, we have to subtract 6 Me from the atomic mass of carbon and 5 Me from the atomic mass of boron, and to get a corresponding nuclear masses. देखो, इसको अगर आप ऐसे ब्रैकेट बनाकर समझते तो आपका काम आसान होता। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर देता ना, इस ब्रैकेट के अंदर क्या आता, मास ऑफ कार्बन -6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ब्रैकेट कम। अब यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट बनाता तो यहाँ पे प्लस की बजाय माइनस साइन ही आता, और माइनस साइन ही जैसा हो रहता था कि वो तो पॉजिटिव निकल ही रहा है। अब इस ब्रैकेट को आप ओपन कर दो, जैसे ही आपने ब्रैकेट को ओपन किया तो यहाँ पे वो माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया। इतना ही सिंपल सा था, कोई नया कोई लॉजिक नहीं था, कोई पीछे कोई ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं था, ताकि क्लियरली बताया कार्बन में से 6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और बोरोन में से 5 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। और ये जो इलेक्ट्रॉन का मास था वो तो ऑफकोर्स कम ही होगा, क्यों? क्योंकि टू ही तो मिल सकता है क्यू वैल्यू। सी स्क्वायर किया, हर एक का मास दिया हुआ है, सी स्क्वायर के बजाय यहाँ पे 931.5 ले लिया, तो ये हो जाता है आपका टोटल वैल्यू, एंड दैट इज समथिंग अप्रोक्सीमेट 0.96 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे ये जो किया हुआ है, द डॉटर न्यूक्लियस, ईडी स्टैंड फॉर डॉटर, इज मच हैवियर देन द ई पॉजिटिव एंड न्यूट्रिनो, सो इट्स एनर्जी ईडी इज इक्वल टू 0, यानी डॉटर न्यूक्लियर का एनर्जी जो है वो जनरली 0 ही होना चाहिए। When the energy of neutrino is a minimum, the energy of positron is a maximum. अब देखो इसको बहुत सिंपल तरीके से आप समझिए, जो भी एनर्जी है वो यहाँ पे मान लो 3 में डिवाइड हुआ। अगर हम ऐसा कहते हैं कि ये एनर्जी मैक्सिमम है, तो बाय डिफॉल्ट ऐसा हो जाएगा कि ड्यूटेरियम क्या, डॉटर न्यूक्लियस से उसका कोई एनर्जी नहीं होगा। ओके, और दूसरा ये कि द मच हैवियर देन द ई पॉजिटिव एंड न्यू, मतलब ऑलरेडी पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो जो है वो मोशन में रहेंगे। मोशन में रहेंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी या तो जनरल एनर्जी होगा, और ये जो डॉटर न्यूक्लियाई बनता है उसका एनर्जी होता नहीं है। एनर्जी ऑफ द न्यूट्रिनो इज अ मिनिमम, अगर मान लो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर न्यूट्रिनो का एनर्जी मिनिमम है तब जाकर पॉजिट्रॉन का एनर्जी मैक्सिमम हो सकता है। एंड इन दैट केस आप ऐसा जनरली कह सकते हो कि पॉजिट्रॉन ही बाहर जाता है, वो ही मोशन में आता है, इसलिए उसका एनर्जी होना चाहिए। तो ये समझने के लिए इतने छोटे छोटे पॉइंट्स आपके दिमाग में मैंने ऐड किए। बाकी अगर समझ में आ गया, 2 बार लिख लिया, तो अपने आप पता चल जाएगा कि करना क्या है, प्रोसीजर क्या करनी है। प्रोसीजर जितना हो सके उतना दिमाग में क्लियर रखिए तो आपका काम आसान हो सकता है। चलो, उसके बाद ये 14 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत सेम का क्वेश्चन है, तो मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा हूँ। 15 नंबर का है, वहाँ पे आपको 2 अलग अलग सिचुएशंस दिए गए हैं। यहाँ पे उसके मतलब है S प्लस बी, मतलब ए में बी ऐड किया, उसमें से सी और डी बने। तो यहाँ पे ए बी सी और डी जस्ट एज ए यूजुअल मीनिंग लेने का ट्राई किया था। इसको हमें ऐसे समझना है कि मान लीजिए कि एक ऐसा था जो रश पे था, दूसरा उसके साथ आया, मतलब वो दोनों मिले, उसमें से सी और डी बने। तो सी डॉटर न्यूक्लियर बना और डी उसके साथ एक्स्ट्रा जो भी रिलीज होता है वो बना। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है, द क्यू वैल्यू ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो इसको ऐसा समझने का ट्राई करिए कि अगर ये यूरेनियम होता, यूरेनियम पर आप न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड करते, उसमें से हमें एक डॉटर न्यूक्लियर मिलता और उसके साथ कुछ ना कुछ रिलीज होता, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन हमें जो मिलते थे ना वैसा कुछ। ओके, या तो 2 हमें डॉटर न्यूक्लियर मिलते थे, ऐसा कुछ समझिए।
तो टोटल क्यू कैसे मिलता है? तो कि मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, उसमें से सी और डी का मास सब्ट्रैक्ट करो इनटू सी स्क्वायर। सो इट्स अ वेरी सिंपल बेसिक प्रोसीजर, कि इसमें कोई बड़ा लॉजिक, कोई बड़ा समझने वाला पॉइंट नहीं ऐड ऑन करना है। जो बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे बोल रहा हूँ, दोज हु आर फीलिंग दैट कि यार ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आई सजेस्ट स्क्रीन पे देखते जाइए, नोटबुक में लिखते जाइए, स्क्रीन पे देखते जाइए, नोटबुक में लिखते जाइए। जैसे आप क्लास में जनरल वर्क करते हैं कि जो भी आपको बोर्ड पे दिखता है वही आप लिखते जाते हो, भले ही आपके सामने ये नोट्स हो, फिजिकल कॉपी आपने निकाल लिया हो, तो भी आप अगर ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हाँ, अगर आप घर पे ऐसे बैठे बैठे सोते सोते मुझे ऐसे लेक्चर नहीं देख रहे हैं, आप बकायदा प्रॉपर तरीके से टेबल पे बैठे हैं, चेयर टेबल का यूज कर रहे हैं, सो दिस इज अ सिंपल सजेशन। जब भी न्यूमेरिकल होता हो, जो भी स्क्रीन पे चल रहा हो, क्वेश्चन पहले पढ़िए, उसके बाद जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब कुछ एज इट इज अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते जाइए। ऐसा मत सोचिए कि यार ये एक बार लिखेंगे फिर से 2 बार होमवर्क करना पड़ेगा। इफ यू वांट रियली रिजल्ट, सो दिस इज द एक्चुअल प्रोसीजर। जैसे हम क्लास में पढ़ाते थे तो आप क्यों लिखते थे भाई? तो कि जो भी लिखा हुआ है, जो भी हम समझाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन समझाऊंगा तो जहाँ ज़रूरत होगी मैं कहीं ना कहीं पे कोई ऐड ऑन करूँगा, कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा लिखूंगा, तो आप लिखते जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार ये समझा हुआ है, ऐसा लग सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, डिटरमाइन फ्रॉम द गिवन डेटा वेदर द फॉलोइंग रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ये कैसे पता चलेगा? चलो बताइए, या तो इसके मतलब बताइए तो आपको उसका आइडिया आ जाएगा कि क्या होगा। एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होगा और एंडो में सप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, तो इसका मतलब ऐसा कि एक में जब हम Q वैल्यू निकालेंगे तो उसमें नेगेटिव आएगा और एक में हमें Q पॉजिटिव मिलेगा। आई होप इट्स क्लियर। यस सर। ओके, तो एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक का हमें बेसिक आइडिया है। कहीं पे हीट देना पड़ेगा तब जाकर वो स्प्लिट होता है, कहीं पे स्प्लिट होकर एनर्जी वो रिलीज करेगा। ओके, वो अगर आपने समझ लिया तो आपका काम आसान हो गया। यहाँ हमें 2 अलग अलग रिएक्शंस दिए हुए हैं। एक है हाइड्रो 1H1 प्लस 1H3, यानी हाइड्रोजन प्लस ट्रिटियम, दैट गिव्स अ 2 ड्यूटेरॉन 1H2 प्लस 1H2। दूसरा है मुझे वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक ऑफ कोर्स दिख रहा है, शायद आपको भी दिख रहा होगा। क्या है सेकंड क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक? 6C12। ओके, यहाँ पे अभी चेंज नहीं कर सकता हूँ, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। तो यहाँ पे 60C12 ऐसा नहीं होता है, आई थिंक इट्स अबाउट जस्ट कॉमन सेंस। ओके, तो 6C12 प्लस 6C12 दो कार्बन मिलकर नियॉन और एक हीलियम जो है वो बनाते हैं। एटॉमिक मासेस ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ओके, यहाँ पे एक और प्रिंटिंग मिस्टेक मुझे दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ पे 12 जो है वहाँ पे क्या कर देना चाहिए एच की बजाय? सी। ओके, यहाँ पे सी कर देना चाहिए। यहाँ पे 10H20 है, वहाँ पे क्या कर देना चाहिए? ओके, तो ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। तो टेक्स्ट बुक के अंदर यहाँ पे 6C12 ही होगा, यहाँ पे 6C12 और यहाँ पे 10Ne20 ही होगा। मतलब टेक्स्ट बुक देखेंगे तो पता चल जाएगा। अगर आप टेक्स्ट बुक बाजू में ही रखते हैं तो आप प्लीज चेक दैट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15। ओके, वहाँ पे ये सभी चेंजेस जो है वो आप कर दीजिएगा। अब सबसे पहला पॉइंट, हाइड्रोजन प्लस ट्रिटियम दैट गिव्स अ 2 ड्यूटेरॉन, और वहाँ से मुझे Q वैल्यू निकालनी है। तो Q वैल्यू का बेसिक आइडिया क्या है? तो कि 2 का मास इसको ऐड ऑन करो, उसमें से इसका मास सब्ट्रैक्ट करो, इनटू सी स्क्वायर करो। पर ये लिखने के लिए है, पर यूज करना है 931.5। इसका बेसिक कैलकुलेशंस किया, हमें आंसर मिलता है नेगेटिव में। अब नेगेटिव में मिलता है उसका मतलब क्या? तो कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ Q इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। ओके, तो एंडोथर्मिक का मतलब ऐसा हुआ कि वहाँ पे नेगेटिव आंसर आया, तो कोई एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट करें और आंसर नेगेटिव आए, उसका मतलब क्या? तो कि पहले एनर्जी ज़्यादा था, उसके बाद जो मिला वहाँ एनर्जी उससे भी ज़्यादा मिला। आई रिपीट,
कि जब वो कंबाइंड था उसके बाद जब वो सेपरेट हुआ तो एक्चुअल में एनर्जी कम होना चाहिए था, तो आंसर पॉजिटिव आता। पर जब रिएक्शन होकर डॉटर न्यूक्लियर बना तो वहां एनर्जी कम होने की बजाय और ज्यादा हो गया, और ज्यादा हो गया तो कम में से ज्यादा वाला सब्ट्रैक्ट करने से आंसर हमें नेगेटिव में मिला। आंसर नेगेटिव में मिला तो उसको कहते हैं एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक जो है उसको आप क्या कहते हो, हीट रिलीज हुआ ऐसा समझेंगे या हीट एब्जॉर्ब हुआ ऐसा समझेंगे? मतलब इस प्रोसेस के दौरान हीट का क्या स्टेटस हुआ, हीट देना पड़ेगा या तो वो हीट रिलीज करेगा? देना पड़ेगा। एक आंसर आया है। ओके, देना पड़ेगा मतलब वो हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, सेम फंडा यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 60-12 था, 60-12 था, दो थे, उसमें से एक नियोन और एक हीलियम बने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्व ब्रैकेट किया हुआ है, तो इसमें से इसका मास सब्ट्रैक्ट करना है इंटू सी स्क्वायर की बजाय 931.5। ये बड़ा ये छोटा, ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आया, दैट गिव्स एक्सोथर्मिक। मतलब पहले जितना था उसके बाद जो बना उसका हीट, उसका मास कम हुआ। ओके, तो यहाँ पे वो हीट को रिलीज करेगा, पहले वाले में एब्सॉर्ब करेगा। तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हैं, ऐसे दो नहीं, ऐसे 50 और एग्जाम्पल बन सकते हैं। ओके, बट बेसिक प्रोसीजर सेम रहेगा। पेरेंट न्यूक्लियर और उसमें से डॉटर न्यूक्लियर बनता है, इसका मास के वैल्यू में से इसके मास वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो, पहले ज्यादा बाद में कम, देन इट्स एक्सोथर्मिक। पहले कम बाद में ज्यादा, देन इट्स एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होता है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज करता है। देन आफ्टर आई थिंक इसमें भी ज़रूरत नहीं है, 16th भी होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, सेम ही प्रोसीजर सब में चल रही है। 16th है, 17th है, 17th में छोटा सा चेंज है पर वो आप करेंगे तो पता चल जाएगा। नंबर ऑफ आइटम्स निकालना है और उसके हिसाब से एनर्जी आपको बतानी है, तो वो दोनों भी आप होमवर्क में करिएगा। ओके, वैसे तो आज के होमवर्क में जो करवा रहा हूँ वो जो नहीं है वो पूरा एक लिस्ट ही हो जाएगा कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक के सभी न्यूमेरिकल्स करनी है, तो उसके अंदर आप कवर कर लीजिएगा। 18 नंबर का है वो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हमें देगा। मान लो हम न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम जो एनर्जी रिलीज करते हैं वो हमें कैसे, कहाँ पे क्या काम कर सकता है। जैसे कि 1000 मेगावाट fission reactor consumes a half of its fuel in 5 years. How much 92 uranium 235 did it contain initially? मतलब पहले कितना था, उसमें से 5 साल में वो हाफ लाइफ बन गया, 1000 मेगावाट इतना एनर्जी वो देता है। Assume the reactor operates 80% of the time and that all the energy generated arise from the fission 92 uranium 235 and that this nuclide is consumed only by the fission process. मतलब जो भी टोटल मास आप काउंट करते हो उसमें से 5 साल के बाद हाफ लाइफ बना, 1000 मेगावाट जो है वो मिलता रहता है, तो इनिशियली कितना वो होगा, दैट्स अ बेसिक क्वेश्चन आइडिया। तो सबसे पहला पॉइंट एनर्जी का कंसर्न आएगा, पावर मेगावाट यानी पावर है, पावर से जूल यानी एनर्जी निकालेंगे, तो उसके हमें रीजंस या तो उसका प्रोसीजर हमें पता है। 80% ऑफ द टाइम, मतलब जो भी टाइम है उसका 80% हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो 5 इट्स ओके 4 के आसपास आप ले सकते हैं। बट यहाँ पे जो 80% दिया गया है, लिखा है 1000 मेगावाट, मेगा यानी 10⁻6, 1000 यानी 10⁻3, तो टोटल बनता है 10⁻9 वाट। तो सबसे पहले पावर को एनर्जी में कन्वर्ट करना है। टाइम फॉर द टोटल पावर जनरेशन दैट इज 5 years। एनर्जी यानी यहाँ पे आप ऐसा समझिए, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। पर कितना, टोटल एनर्जी जनरेटेड इन 5 years विथ 80% ऑन टाइम, मतलब उसमें यहाँ पे बताया था 80% ही वहाँ पे ऑपरेट हो रहा था, तो जो भी वर्क डन हो रहा है, पावर जो भी मिल रहा है, पर टाइम जो है उसका 80% लेना, सो 80% ऑफ टोटल पावर इनटू टाइम।
80%, पावर 5 साल। वैसे 5 साल के लिए ये वैल्यू आप लगाओ ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे 3.145 10⁻⁷ याद रखने की बजाय 365 इंटू 24 इंटू 3600 भी याद रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल वैल्यू एनर्जी है, इसलिए यहाँ पे जूल लिखा हुआ है। आई होप इट्स क्लियर। ये वैल्यू का फाइनल आंसर क्या है उसमें भी इंटरेस्ट नहीं रखा है, टोटल वैल्यू भी मल्टीप्लाई नहीं किया। अब एनर्जी जनरेटेड इन ईच फिशन ऑफ 92 यूरेनियम 235, दैट इज 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको भी जूल में कन्वर्ट कर दिया। अब मेन 235 ग्राम हो तो एक एवोगाड्रो नंबर होता है। नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम यानी कितना होगा, सिंपल एवोगाड्रो वाला किस्सा। तो ये हो गया आपका 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1.6 × 13 यानी 200 मिलियन हो गया, 6 × 10⁻23 डिवाइड बाई 235 हो गया, यानी कितना एनर्जी पर ग्राम होता है। आई रिपीट, पूरी प्रोसीजर को ध्यान से सुनिएगा, समझने का ट्राई करिएगा। सबसे पहले 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, 5 साल तक उसको कंज्यूम किया गया। यहाँ पे इनिशियल कितना यूरेनियम है वो आपको फाइंड करना है। 80% ऑफ द टाइम वो यूटिलाइज मतलब फिशन प्रोसेस चलता रहता था। तो सबसे पहले 80% ऑफ टोटल एनर्जी निकाला। एनर्जी यानी पावर इनटू टाइम होता है। सो पावर इनटू टाइम हमें फाइनली देता है कुछ ये एनर्जी जूल में। अब यहाँ पे एनर्जी जनरेटेड इन ईच फिशन ऑफ 92 यूरेनियम 235 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलरेडी ये वैल्यू हमारे पास है, थ्योरी के अंदर ऑलरेडी बता दिया गया था कि 92 यूरेनियम 235 का हर वक्त जो फिशन होता रहता है वहां से 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज होता रहता है। अब नंबर ऑफ एटम्स की कैलकुलेशन से हमें ये पता चलेगा द अमाउंट ऑफ दिस यूरेनियम कंज्यूम्ड इन 5 years with the 80% on time, so total energy generated डिवाइड बाय एनर्जी जनरेटेड पर ग्राम। टोटल एनर्जी कितना था तो कि ऊपर वाला 0.8 10⁻⁹ 5 दिस 230 और यहाँ तक था। उसके बाद एनर्जी जनरेटेड पर ग्राम तो 200 1.6 10⁻⁻13 6 10⁻23 और ये ऊपर जाएगा तब हो जाएगा 235। यहाँ पे एक और करेक्शन मुझे दिख रहा है। ओके, करेक्शन ये है कि यहाँ पे 6 × 10⁻23 हो तो यहाँ पे पर ग्राम जूल पर ग्राम है तो यहाँ पे 10⁻26 की बजाय 10⁻23 होना चाहिए। ओके, तो आप ये पॉइंट भी करेक्ट कर लीजिएगा। सो दैट शुड बी 6 × 10⁻23। यहाँ पे तो 6 × 10⁻23 ही आ चुका है। ये टोटल करने से पता चलता है, इसको फिर से एक बार कैलकुलेट करने का और उसके बाद ये मास प्रॉपर्ली करने का। ओके, यहाँ पे ग्राम में दिया है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया है। आई सजेस्ट अगर किसी के पास कैलकुलेटर हो अभी अवेलेबल तो प्लीज़ उसको चेक करिए और आंसर को कंफर्म कीजिए। ओके, तब तक मैं यहाँ पे पावर्स को देख लेता हूँ। 9 और 17 7 दैट्स 16 और यहाँ पे 23 है 23 25 सो 10⁻16 और ये माइनस हो जाएगा 23 और ये -25। ओके, 10 की जो पावर है उतना रहेगा। यहाँ 200 मत लीजिएगा, उसकी 2 पावर मैंने यहाँ पे ले ली है। ओके, तो यहाँ पे अप्रॉक्स 10⁻⁹9 ग्राम के ऑर्डर में रहेगा कुछ। यहाँ पे रहेगा 0.8 5 3.154 into 235 divide by 2 into 1.6 that is a 3.2 into 6 into 10⁻⁻9 ग्राम। ओके, इसको कैलकुलेट करने का और चेक करने का कि आंसर क्या आता है। ओके, 1.54 ऐसा है, क्या बात है। 154 आ रहा है सर, 200 को इंक्लूड ना करे तो। कोई बात नहीं, इसलिए मैंने कहा है कि फाइनल आंसर में कोई बात नहीं, आप उसको फिर से चेक करिएगा और जो भी आंसर आता हो बाद में आप बता दीजिएगा। पर
चेक करने का, सही है नहीं है, सही है तो ठीक है, नहीं है तो उसको वहाँ पे करेक्ट करके छोड़ देने का, प्रॉपर कैलकुलेशंस करने का, ताकि हो सकता है। वैसे यहाँ पे स्टेप्स देख लो कि 235 ग्राम होता तो 1 एवोगैड्रो, एवोगैड्रो का वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23। यहाँ पे सिर्फ 6 इंटू 10⁻23 लिया है, तो 1 ग्राम के अंदर डिवाइड बाई 235 करना पड़ेगा। वही वैल्यू जब मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ओके, एनर्जी जनरेटेड पर ग्राम 200 मिलियन, तो 1.6 माइनस 13 आ जाता है। अगर इस वैल्यू को यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे गलत से 26 है, जो 23 होना चाहिए, और बाद में यहाँ पे भी वैल्यू प्रॉपरली रखनी चाहिए। जैसे मैंने कहा 3.154 10⁻7 की बजाय 365 इंटू 24 इंटू 3600 करने से, मतलब हो सके उतनी कॉमन वैल्यूज या तो सिंपलीफाई वैल्यू लेते हैं तो आपका काम आसान हो सकता है। बट आई सजेस्ट कि ये सभी वैल्यू में डायरेक्ट आंसर है वो सीधा सीधा नहीं लिख देने का, कंफर्म करके लिखने का। ओके, जो भी आंसर आता हो बाद में आप कंफर्म करके वैसा ही लिखिएगा। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है और ये जो 2 क्वेश्चन है, ओके, तो यहाँ पे ये सभी क्वेश्चंस जो है जिसमें आपको जो एफर्ट्स डालने हैं वो बहुत सिंपल से है। इन सभी क्वेश्चंस के अंदर, ये चारों क्वेश्चंस के अंदर आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, थ्योरी अगर आपका क्लियर है तो ये समझना आपके लिए आसान है। जहाँ पे आपको न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस जो है वो क्लियर हो, सिंपल रेडियो एक्टिविटी वाला क्लियर हो, तो ये आसान है। जैसे कि हाउ लॉन्ग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 वॉट कैन बी केप्ट ग्लोइंग। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब जाएगा, ताकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक 100 वॉट का बल्ब 4.9 10⁻4 ईयर्स तक चलेगा। ओके, अब प्रैक्टिकली कोई भी बल्ब, ओके, 4.9 10⁻4 ईयर्स, मतलब आइडिया लगाइए कितने साल हो गए। मतलब मान लीजिए कि आपने चालू किया और आपकी कितनी पीढ़ियां उस बल्ब को चालू का चालू ही देखेगी, मतलब इट्स ऑन कंडीशंस। ओके, 4.9 10⁻4 ईयर्स। ओके, इतने सालों तक तो किसी को अपनी पीढ़ियों के नाम भी नहीं याद होते हैं, बट इट इज जस्ट एन आइडिया। या तो 100 वॉट सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओके, so fusion of a 2 kilogram of deuterium, the fusion reactions can be taken as 1H2 plus 1H2, दो ड्यूटेरियम मिले, 2H3 बना, हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का आइसोटोप बना, N plus 3.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द 2 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम। ओके, यहाँ पे भी मुझे एक और, हाँ, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए 2 किलोग्राम, ताकि यहाँ पे 2 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम ड्यूटेरियम, दैट्स 6 into 10⁻23। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 किलोग्राम या तो 2000 ग्राम लिखा हुआ है, तो उसके अंदर कितना होगा ड्यूटेरियम। नंबर ऑफ आइटम्स, सॉरी, हाँ बरोबर ही था, सॉरी माय मिस्टेक, ताकि वो ऐसा समझाना चाहते थे 2 ग्राम में 6 into 10⁻23, तो 2 किलोग्राम में कितना। सो इन दैट केस वो गलती था मेरा, तो ऐसा हम कर सकते थे, तो 6 into 10⁻23 into 2000 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे ये चला गया, 2 कैंसल, 3 पावर इसको दे दो, तो 6 into 10⁻26 नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट इन द 2 किलोग्राम। Energy release, that's given 3.2 million electron volt. Energy release in the fusion of 2 kilogram of deuterium atoms divided by 2 into 6 into 10⁻26. ओके, ताकि यहाँ पे 2 ड्यूटेरियम थे, यहाँ पे हर एक में यानी डिवाइड बाई 2 करना पड़ा है। ओके, दैट इज 9.6 10⁻26। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना था, तो ये जूल का एक सिंपल रिलेशन लिखा है। अगेन एंड अगेन मैंने आपको काफ़ी बार कहा हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो 1.6 10⁻19, पर यहाँ पे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी इस वैल्यू के साथ ऑलरेडी 10⁻2 + 6 मल्टीप्लाई कर दिया था, इसलिए यहाँ पे पावर 10⁻13 आता है। नाउ ये जूल इतना है, 100 वॉट यानी 100 जूल पर सेकंड, तो एक सेकंड में 100 जूल, या तो ऐसा समझिए 100 जूल के लिए 1 सेकंड, तो 15.34 इंटू 10⁻13 जूल के लिए कितनी सेकंड्स, यानी
15.34 10⁻13 डिवाइड बाय 100, 2 0 कम करो तो 10⁻11 आ जाएगा। अब ये 10⁻11 को ईयर्स में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे डायरेक्ट याद रखा हुआ है 3.15 10⁻7। अगर आपको नहीं पता हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे ये इतनी सेकंड्स है, उसको ईयर्स में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय 365 24 इंटू 3600 या तो 3.15 10⁻7 करिए तो हमें ये आंसर मिलता है। तो अगेन ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू वाला क्वेश्चन है। हाँ वैसे हाइपोथेटिकल है, कोई बल्ब इतने सालों तक चालू नहीं रह सकता है। ओके, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं बताने की ज़रूरत है, इट इज़ जस्ट अ क्वेश्चन अबाउट, पर क्वेश्चन पढ़कर करना क्या है वो पता चलना चाहिए तो आपका काम आसान है। इट इज़ जस्ट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाय R। पर यहाँ पे ये जो 2 आ रहा है उसके पीछे का रीज़न ये है कि आप ऐसा समझिए calculate the height of a potential barrier for a head-on collision of a two deuteriums. The height of the potential barrier is given by the Coulombian repulsion between the two deuterons when they just touch each other. Assume that they can be taken as a hard sphere of radius 2 fermimeter. यानी यहाँ पे ऐसा समझना था, रेडियस 2 × 10⁻15 मीटर, यहाँ पे ये 2 इसलिए लिया गया है कि Q1 Q2 बाय R, यानी डिस्टेंस जो है उसको हमें ऐसा समझना था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक का, सो दिस वन इज कंसिडर एज R, दिस वन इज R। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी लेना है तो R से R यानी टोटल हो जाता है 2R। दैट्स द पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला। जूल को किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया है। बाकी क्वेश्चन में कोई नया कुछ नहीं है, इट्स अ सिंपल पार्ट। 21 नंबर का क्वेश्चन है वो हम थियोरी में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जिसने थियोरी पढ़ा होगा उसको पता होगा कि हम ऐसा डेंसिटी का एक वैल्यू ले चुका है। एंड द 22 अगेन इट इज अ लिटिल बिट अबाउट बेसिक थियोरी। बीटा माइनस किसको कहते हैं, बीटा प्लस किसको कहते हैं वो पता है तो ये क्वेश्चन आपका है। लिखा है फॉर द बीटा प्लस पॉजिट्रॉन एमिशन फ्रॉम ए न्यूक्लियस there is another competing process known as electron capture, that is the electron from an inner orbit. Okay, that's a K shell, आपको पता होगा शायद K L M N ऐसी shells होती है। is captured by the nucleus and the neutrino is emitted। ZX से लिखने का तरीका है ये, ZX में से एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं, ऐसा हम कहते हैं। ओके, ऐड करने से जो भी बनता है उसका एक एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है। वैसे एटॉमिक नंबर डिक्रीज कौन सी प्रोसेस में होता है? एटॉमिक नंबर बीटा प्लस, बीटा प्लस तो है वही बीटा प्लस की सिचुएशन, बट लिखने का तरीका, प्रेजेंट करने का एक तरीका थोड़ा अलग लिया है। बाकी हमें पता ही है, देखो ZX में से Z-1 से Y बना, E प्लस आया, न्यूट्रिनो आया और Q1 रिलीज हुआ, इसको पॉजिट्रॉन एमिशन बीटा प्लस कहा। अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर ऐसा उसने कहा। अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर में भी देखा जाए तो E-1 यानी वहां पे ऐसा बताया गया कि इलेक्ट्रॉन एक दे रहे, मतलब द चार्ज डिक्रीज बाय 1 बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। तो Z का Z-1 बना, तो देखेंगे तो एक सरप्राइज पॉइंट पता चलेगा। Y मतलब Z-1 YA, Z-1 YA मतलब दोनों में जो प्रोसेस होके जो मिलता है वो दोनों सेम है। दोनों में न्यूट्रिनो मिलता है, पर एक को Q1 एक को Q2 कहते हैं। फॉर द Q1 इस मास में से इस मास को और इस मास को सब्ट्रैक्ट करेंगे। Z-1 यहाँ पे ये जो बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियर बनता है, इनटू C² लिखेंगे। सो दिस इज जस्ट अ कंसिडर एज वे ऑफ राइटिंग। अगेन आई रिपीट, दिस इज कंसिडर्ड जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग। अब यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन किया गया एंड दिस मीन्स Q1 इज ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, क्या होगी वो नहीं पता पर कुछ होगी। एंड द Q1 greater than 0 implies the Q2 is also greater than 0,
पर यहाँ पे देखा जाए तो मास ऑफ जेड एक्स है माइनस मास ऑफ जेड माइनस 1 इंटू वाई, इसमें से भी -2m ही करेंगे, मतलब ये जो मास है उसमें से भी कुछ ये कम होगा। तो इट जस्ट क्लियरली इंडिकेट दैट कि Q1 ग्रेटर देन 0 होगा, Q2 भी ग्रेटर देन 0 होगा, बट Q2 ग्रेटर देन 0 डज नॉट नेसेसरी इम्प्लाई Q1 ग्रेटर देन 0। मतलब क्या, तो कि एक वैल्यू, यानी यहाँ पे ध्यान से इस बात को सुनिएगा और समझने का ट्राई करिएगा कि इसका मतलब ऐसा है कि ये जो प्रोसेस हो रहा था Q1 वाला, इट इज़ अ बीटा प्लस, ये नेचुरल प्रोसेस है। पर ये जो प्रोसेस उसने जस्ट एक एज्यूम किया या तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट किया, अनदर कंपीटिंग प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रॉन कैप्चर विच इज अ सेकेंड प्रोसेस। तो इसने ऐसा बताया कि अगर ये हो रहा हो तो इट मीन्स दैट इम्प्लाइज Q2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। मतलब अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ये तो ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा। बट Q2 ग्रेटर देन 0 हो, मतलब इलेक्ट्रॉन कैप्चर वाली पोजिशंस में वो ग्रेटर देन 0 ही हो, दैट डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाइज Q1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। जरूरी नहीं है कि वो भी 0 ही हो। If positron emission is energetically allowed, the electron capture is necessarily allowed but not vice versa। मतलब अगर पॉजिट्रॉन निकल सकता है तो इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है, पर अगर इलेक्ट्रॉन निकल सकता है तो पॉजिट्रॉन निकले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये एक इलाज, इसको आप एक न्यूमेरिकल की तरह ट्रीट करिए, आप इसको एक जस्ट एज ए न्यू इन्फॉर्मेशन की तरह ट्रीट करिए। दोनों तरीके से मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। यहाँ पे जितना पोर्शन दिया हुआ है उसको लेकर आपका जो होमवर्क है उसमें पार्ट 4 में से क्वेश्चन 8 एंड देन आफ्टर क्वेश्चन 11 तक किया था, तो 12 to 22, ओके 12 से 22, और ये सब कुछ आपको 2 बार लिखना चाहिए और लिखकर सबमिट करना चाहिए, ठीक है। और अब आपका टेस्ट कौन से दिन आएगा? ट्यूसडे। ट्यूसडे की फ्राइडे? नहीं, ट्यूसडे। ट्यूसडे, ओके। और 11th का टेस्ट हुआ, राइट? इस बार हम 12th चैप्टर भी पूरा लग देते हैं, ताकि 12th भी छोटा चैप्टर है, उसको भी आप पूरा का पूरा कवर कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। तो टेस्ट ऑन द ट्यूसडे, दैट इज द 12th चैप्टर, और यहाँ पे लिख देते हैं फुल, ओके। तो होमवर्क आपका रहेगा पार्ट 4 में से क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 12 to 22, 2 बार टेस्ट रहेगा इस ट्यूसडे को 12th चैप्टर का, और वो भी फुल। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं।